সামাজিক মাধ্যম আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ অধ্যক্ষা সিনিয়ৰ স্পোকসপাৰ্সন সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেথজীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বৰ্তমান সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেথজীৰ লগতে আছে ৰুচিৰা চতুৰ্বেদীজী, তেখেত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদিকা, লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ নেশ্যনেল কনভেনাৰ সয়ন্তনী ৰয়, নেশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া এণ্ড ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, এণ্ড বেদব্ৰত বৰা, चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यहाँ पर आए हुए मीडिया के साथियों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और कैमरे के इस तरफ बैठे हुए मेरे जो सहयोगी लोग हैं उनके साथ मैं आपका अभिवादन करती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ होने से जो हादसा हुआ और उसमें जो श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, उन सब मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और शोकाकुल परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको साहस दे, उनको ताकत दे कि वो इस अपार दुख को झेल सकें। और इसी मंच से घायलों के लिए और उनके अतिशीघ्र लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपील किया है कि कांग्रेस बंधु वहां पर जो भी मदद संभव हो वो करें। इसके अलावा असम में मेरा पहली बार आना हुआ। मृदुल इस्लाम जी के निधन के बाद एक मजबूत हमारे कार्यकर्ता, यंग लीडर, जिनकी पुलिस की बर्बरता के चलते, निरंकुशता के चलते मौत हो गई थी, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस मंच से 2-3 मुद्दे असम के बारे में उठाने हैं, लेकिन उसके पहले आपको अवगत करा देते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। मैं और मेरी सहयोगी AICC की सचिव रुचिरा जी, सोशल मीडिया कि यहाँ पर एक बड़ी कन्वेंशन थी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से लोग आए हुए थे, उनको हमने एड्रेस किया किस तरह से आगे की रणनीति बननी है पंचायत चुनावों के लिए और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए। उस पर हमारी चर्चा हुई। हम इस बात से बेहद प्रसन्न हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नकुल बोरा जी रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन के साथ साथ बहुत उत्साहवर्धन भी किया टीम का। लेकिन असम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसलिए ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, दम्भ भरते हैं, बाहर जाके कांग्रेस को कहीं बीजेपी को जिताने का वो कर नहीं पाते हैं, और असम आकर सच को झूठ में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ जिस तरह की इलीगल अवैध माइनिंग धड़ल्ले से पूरे असम में हो रही है, और उस पर आपके मुख्यमंत्री का, उनके प्रशासन का, उनकी पुलिस का जो शर्मनाक रवैया है। उमरांशु में 10 लोगों की जो मौत हुई इलीगल रैट होल माइनिंग में, और फिर ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और अगले 24 घंटे में कहना कि उसको बंद कर दो, ये सब विरोधाभास है। सबको पता है 5000 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की ओर निकले, चाहे वो गोलपारा हो, धुबरी हो, नागांव हो, बारपेटा हो, मोरीगांव हो, अलकांडी हो, इन सब जगहों से। ये लोग कौन थे? ये कहां काम कर रहे थे? ये 5000 लोग कहां निकल के जा रहे हैं? NGT का बैन है, सुप्रीम कोर्ट का बैन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट बार बार स्वतः संज्ञान लेता है, और उसके बाद भी जो धड़ल्ले से अवैध माइनिंग असम में की जा रही है वो पर्यावरण की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से और असम के लोगों के हक और हुकूक की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। और इस मंच से हम अपील करते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले, समस्या को स्वीकारे, और तभी यह अवैध इलीगल माइनिंग बंद हो सकती है। इसमें लोगों की जान जाना और भी ज्यादा दुखद है। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर नहीं थम जाती है। असम में एक जगह सच को झूठ में तब्दील किया जा रहा है और दूसरी जगह
असम ने, हम क्योंकि फरवरी के मुहाने पे खड़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बजट में उछल कूद करके अनाउंस की जाएंगी, तो उसके पहले थोड़ा चेक करना भी जरूरी है। असम ने पिछली बार जो बजट से कम स्कीम्स में यूटिलाइज किया गया, ऐसा क्यों है? मैं आंकड़े देख रही थी, आदिवासियों की स्कीम में पैसा की कटौती की गई है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में ही नहीं, इस देश के चीजें हैं जो कुशासन के चलते असम में लोगों को परेशान कर रही हैं और उस पे ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं यहां आई, उसके पहले काफी जगह पढ़ा था, लेकिन जो बात यहां पर सुनी आपके मंच पे जरूर रख देती हूं। जो तोहमत लगाई गई कि असम के जू से अच्छे अच्छे पशु और पक्षी यहां से ले जाए गए और प्राइवेट जू में बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां, इन सारी चीजों का जवाब ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। इन सारी चीजों का जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और एक निरंकुश मुख्यमंत्री जो अपनी छवि सुधारने में जुटे हुए हैं, लेकिन छवि सुधर नहीं रही है। स्मार्ट मीटर लगा लगा कर आप लोगों पर बिजली का बोझ लादा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, और जब उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है तो पूरी पुलिस पूरी बर्बरता से, पूरी निरंकुशता से लोगों के ऊपर प्रहार करती है। तो चाहे आपके घर का बजट बिगाड़ना हो स्मार्ट मीटर से, चाहे आपकी इकोलॉजी को बिगाड़ना हो इलीगल माइनिंग से, चाहे आपके लिए जो स्कीम्स अनाउंस करी गई गला फाड़ फाड़ के उनके बजट काटना हो, उनको खर्चा ही नहीं किया गया, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक कुप्रशासन की ओर, एक ऐसे मुख्यमंत्री की ओर पॉइंट करती जिसको असम से कम लेना देना। मेरा झारखंड में इनसे कई बार तू मैं हुई, झारखंड में प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, ये अलग बात है, औंधे मुंह गिर गए, वापस आए तो थोड़ा पार्टी में भी सिक्का इनका कम हो गया है। लेकिन असलियत यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए और आप असम के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए तो पहला शब्द छोटा बच्चा भी भ्रष्टाचार और करप्शन का कहेगा, और उसकी भरमार है असम में। असम के लोग अभी आने वाले पंचायत चुनाव में और फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें जरूर हिसाब मांगेंगे और अच्छा हिसाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव मुस्तैदी से लड़ने के लिए, पूरे दलबल के साथ लड़ने के लिए, पूरी शिद्दत से लड़ने के लिए तैयार है। असम वो जगह है जहां पर कांग्रेस ने बड़ी उम्दा सरकारें चलाई हैं, असम का विकास किया है और हम फिर से उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल असम से ही केंद्रित रहे तो बहुत अनुग्रहित हो। I will again request the social media team to go a little at the back, क्योंकि मीडिया के साथी मुझे बिल्कुल यहाँ से नहीं दिख रहे। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। Supriya ji, would you like to answer in English or Hindi? I can answer in both. If you want, I can make my suo motu statement also in English. Yeah, that will be better because we have PTA Sure. inquiries there and other. Absolutely. Sure. I will paraphrase a little bit of what I've said in Hindi for you. My colleague here, Ruchira Chaturvedi, who is the ICC secretary, the national coordinator here, the social media chairman, the media chairman, and all of you from the media, thank you very much for being here. We are here for an important meeting with the stakeholders in the social media department, office bearers, and some of our MLAs to decide on the strategy ahead as far as communication and largely social media is concerned. We've had a very first round of fruitful discussions with the district and the block coordinators. We hope to continue that conversation in our next round with the office bearers of the PCC. But before I say anything, I would like to pay my homage. I would like to offer my condolences to what has happened to people in the Mahakumbh in Prayagraj owing to a stampede. Reportedly, 15 people have lost their lives. Someone just told me here that one person reported dead is from Assam. We offer our condolences, we pray for the departed souls, and we hope that the UP administration and government will ensure that the dead bodies reach their houses, and people who have been injured are offered the best possible treatment to recover from their wounds and injuries.
I would also want to mention Mridul Islam because this is the first time I'm coming to Assam after his sad demise, owing to the absolute high-handedness of the Assam police and the administration. We offer our condolences to him, his family, and we stand in unison as far as contribution to the Congress party is concerned. But each time one talks about Assam, it is not without a reason that the one face that comes forward is your chief minister, and the one word that's associated with him is corruption. And which is why when over 10 people die in illegal mining in Umrangshu and your chief minister turns a blind eye and pretends that nothing happened, but the next 24 hours he says this should stop, there is a dichotomy. There is disconnect. There is absolute apathy as far as Assam is concerned. The reality is that 5,000 people have had to migrate to their hometowns once illegal mining had to be forcefully shut down in some places. The fact is that there is an NGT and a Supreme Court ban. The fact also is that the Guwahati High Court has taken suo motu cognizance not once but on multiple occasions. And still, this illegal mining just goes on unabated. It doesn't just disbalance Assam's ecology, it also has a huge impact on Assam's revenue and in turn on welfare schemes that can be offered here. And because we are talking about welfare schemes, it is important to highlight that we will soon step into the month of February when the central government and the state government comes out with its budget, annual budget. Assam government has spent less than 49% on the schemes that it had announced in the previous budget. Why is money not being allocated? Why is money being cut? Why are funds being curtailed which are meant for the upliftment and the betterment of the tribal community? The reality is that the smart meters that are being forced upon the people of Assam have created havoc. People have had to pay high tariffs. The reality is that this is being done to benefit private operators. The reality also is that the Jal Jeevan Mission, which is being launched with much fanfare and publicity blitzkrieg, Assam is one of the lowest performers, not just in the northeastern states, but states across the country. The problem here seems to be that all the focus of your chief minister is either to make himself or his family rich, or he wants to talk big on social media and other places. As far as governance in Assam is concerned, Assam is the epicenter of unemployment. Assam has seen rampant corruption. Assam has even seen some of its most precious species of animals being taken away to private zoos, to crony capitalists. So the question that I think a lot of us in political life and otherwise want to ask is, what is the priority of the Assam government? It's disturbing the ecology, it's curtailing welfare budgets, it is not fulfilling basic necessities as drinking water to your homes, which is a big publicity blitzkrieg being offered by the central government. What is his priority? And his priority seems to be amassing his own wealth. But given the fact that there will be panchayat elections soon in April, and then of course legislative body elections the next year, the Congress party is getting battle ready. The Congress party is absolutely ready to not just take on, but to uproot this absolutely corrupt government. We are working on strategies, we are working on the blueprint of what our campaign will look like and what are the issues that we will go to the people with. I will welcome your questions. If they are restricted to Assam, I will be grateful, but please feel free to ask me. मैम सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। बीजेपी रूलिंग पार्टी में है अभी आसाम में। बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है, सोशल मीडिया फेसबुक में है 600 के है और आसाम का जो कांग्रेस का है 200, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। आप लोग का वीकनेस क्या है? आप लोग रीच नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है आप लोग का? 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी के पास जितना पैसा भगवान प्रिंट नहीं कर सकते उससे ज्यादा पैसा है, तो उनके प्रमोशन में बहुत पैसा लगता है, उनके डिसेमिनेशन में बहुत पैसा लगता है, और वो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं। बीजेपी सोशल मीडिया नहीं चलाती है, इस मुगालते में ना आप रहिए और इस गलतफहमी में ना मैं हूं। वो दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई कुछ कहता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। हमारे तमाम सोशल मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर्स अभी आए थे या ऑफिस बेयरर्स जो आए थे, एक जो कॉमन प्रॉब्लम सब लोगों में आ रही है वो है कि
अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया, इनसे कुछ सवाल पूछ लिए, तो फिर आपको पुलिस और प्रशासन मिलकर प्रताड़ित करता है। और दूसरा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं। अगर मैंने कांग्रेस का कंटेंट शेयर किया तो मेरे ऊपर कॉपीराइट आएगा। अरे कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? क्यों आप कॉपीराइट वायलेशन किसी पर लगा रहे हैं? तो ये सब जो है, ये रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर किया जा रहा है, ये सब साठगांठ के अंतर्गत किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना, और मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी ले सकती हूँ, क्योंकि एक जमाने में आप ही की तरह मैं कैमरे के उस तरफ बैठती थी, जर्नलिस्ट थी। आई डू फील दैट मीडिया में कांग्रेस को बहुत कम स्पेस मिलती है। सोशल मीडिया, हमारे पास एक ही तरीका है अपनी बात पहुंचाने का। हमने जो अभी रणनीति तय करी है, उसको और अग्रेसिवली कैसे किया जाए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। Any other questions? Yes. The Assam Chief Minister recently, just 2 days before ago, he said that he was talking about the UCCs after it was implemented in Uttarakhand, that it will also be implemented in Assam. So if any steps is taken by the Assam government here, what is the Congress role in Assam? You know, I don't know if you've heard the word hot air balloons. And why are they floated? Hot air balloons are floated to distract away from issues that are real and issues that really matter. What are the issues that are plaguing Assam today? The issues that are plaguing Assam today is that there is mass exodus of the youth, because the youth is not getting jobs or employment opportunities here. The issue before Assam is how illegal mining is rampant and some people are making money at the behest of everybody else. The rich is only getting richer, the poor is only getting poorer. So unless he doesn't float, or the BJP doesn't float these hot air balloons, what must one say? The reality, and I will go back to what I say in New Delhi, the reality is that there is not a single draft of the UCC that has been shared with the opposition till date. These hot air balloons will at some stage have to stop. You float a balloon, there will be a media debate, there will be somebody from the Congress, somebody from the BJP who will debate on it. Where is the draft? There is a blueprint that the government works on. You should have stakeholder consultations. We all understand that democracy should be done by consensus. Where is the draft? What should I respond to? I will not respond to a question. You're a very worthy colleague from media, but I am not going to respond to your question because I don't know what the blueprint is. तो मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ विषयांतर करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। अगर वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ ड्राफ्ट कहाँ है ब्लूप्रिंट, क्या करने की गवर्नमेंट सोच रही है? आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कब करिएगा? ये ऐसी चीजें आप थोप तो सकते नहीं है लोगों पर। असम में ही 50 ऐसी जातियां हैं जिनके अलग अलग कस्टम है, 50 रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में कहा जाता है कोस कोस पर वाणी बदले, 8 कोस पर पानी बदलता है, वाणी बदलती है। ट्राइबल्स का अपना रहने सहने का ढंग होता है, सिख धर्म वाले अलग धर्म से रहते सहते हैं, वैसे ही मुसलमानों का होता है, हिंदुओं का होता है, जैनियों का होता है। क्या करिएगा? The BJP doesn't realize that India is a beautiful bouquet with beautiful flowers, but they're not of the same color. And our diversity is our biggest strength. Their whole attempt to somehow paint us in one color will be met with opposition everywhere, and it cannot be imposed upon people. और कोई सवाल? Okay. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।